जब भी कोई बड़ी मात्रा में हाइड्रिक एसिड खरीदता था तो हम मजाक में कहते थे, जरूर तुम्हारी सासू माँ तहखाने में होगी। ये शब्द डैगमार एस नाम के एक दुकानदार के थे जो 1995 में हैम्बर्ग की एक अदालत में गवाही दे रही थी। लेकिन जो वो नहीं जानती थी वो ये कि उनका मजाक हकीकत के बेहद करीब था। वो आगे बोली, यह आदमी हमारा रेगुलर कस्टमर था। वो बार बार दर्जनों लीटर हाइड्रिक एसिड खरीदता था। शुरू में किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि कुछ बिजनेस और कामों में इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन लुत्ज रेनस्ट्रॉम का असली मकसद बेहद खौफनाक था। लुत्ज कोई आम कातिल नहीं था। वो अपने शिकारों को हफ्तों तक गुलाम बनाकर रखता, उनके साथ अमानवीय यातनाएं करता और उनकी तकलीफों को बारीकी से रिकॉर्ड करता। वो सिर्फ मारता नहीं था बल्कि अपनी पीड़ितों को जितना हो सके तड़पाता था। इस केस के बारे में ज्यादा चर्चा क्यों नहीं होती ये समझना मुश्किल है। ये सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है। और जैसा कि अक्सर जर्मनी के मामलों में होता है, इसमें शामिल लोगों के असली नाम पूरी तरह उजागर नहीं किए जाते और इस केस की तस्वीरें भी बहुत कम उपलब्ध है। लेकिन फिर भी जो हुआ वो दिमाग हिला देने वाला था। ये कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है, लेकिन बदकिस्मती से ये एक सच्ची कहानी है। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। इससे पहले कि हम इस डरावनी कहानी में गहराई तक जाएं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक देना न भूलें और नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट बहुत मायने रखता है और मुझे आपके लिए ऐसे ही दिल दहला देने वाले केसेस कवर करने में मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों के बारे में मैं बात करता हूँ उनमें से कई बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं और लुत्ज रेनस्ट्रॉम भी ऐसा ही था। वो देखने में एक डिसेंट और फ्रेंडली पड़ोसी था, हर किसी की मदद करने के लिए तैयार, मजाक करने वाला और अपने दोस्तों और परिवार के साथ बारबेक्यू पार्टी होस्ट करने वाला। उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी और बड़े सोशल सर्कल को देखकर कोई भी ये नहीं सोच सकता कि वो अंदर से कितना भयानक इंसान था। वो एक अच्छा पिता और पति लगता था, अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ एक सुखी जीवन जीते हुए। हाँ, कभी कभी वो थोड़ा शो ऑफ करता था, लेकिन किसी को उससे दिक्कत नहीं थी। लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन जो लोग सिर्फ उसे ऊपर ऊपर से जानते थे उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर एक शैतान छिपा था, एक ऐसा हत्यारा जिसे दूसरों के दर्द में खुशी मिलता था। लुत्ज के शुरुआती जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो 29 मार्च 1948 को जेजनिट्ज जर्मनी में पैदा हुआ था। जब उसके माता पिता अलग हो गए तो छोटा लुत्ज अपनी माँ के साथ हैम्बर्ग चला गया, जहां उसकी माँ ने 1956 में एक फर शॉप खोली। ऐसा दुकान जहां जानवरों के बाल और खाल से बने कपड़े और सामान बेचे जाते हैं। उसका कारोबार बहुत अच्छा चला, जिससे उन्हें एक आरामदायक जीवन मिला। लेकिन इसके साथ ही लुत्ज ऐसी दुनिया में बड़ा हुआ जो बहुत डरावनी थी। एक ऐसी दुनिया जहां चमड़े उतारे गए जानवर, तैयार की गई खाने और बेहतरीन कारीगरी थी। यही वो दुनिया थी जिसने शायद लुत्ज की सोच को ऐसा बदला जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, लुत्ज ने फर प्रोसेसिंग की पढ़ाई की। उसने सीखा कि जानवरों की खाल को कैसे साफ किया जाता है, मुलायम बनाया जाता है, मांस हटाया जाता है और तैयार किया जाता है। यह एक ऐसा स्किल था जो आगे चलकर उसके डरावनी कल्पनाओं को और बढ़ाने वाला था। लुत्ज की माँ चाहती थी कि एक दिन वो फैमिली शॉप का मालिक बने और आखिरकार 1980 के दशक में उसने इसे संभाल भी लिया। लेकिन उससे पहले ग्रेजुएशन के बाद उसने कई लोगों के साथ काम किया और अलग अलग शॉप ओनर्स के साथ अपने हुनर को और निखारा। उनमें से एक था कर्ट के, जिसके पास हैम्बर्ग की सबसे बड़ी और सबसे अमीर फर शॉप थी। 1972 तक लुत्ज ने इस काम की हर बारीकी सीख ली थी और अपनी माँ के साथ फैमिली बिजनेस में वापस लौट आया। 1975 में लुत्ज ने शादी कर ली और जल्द ही उसके घर एक बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने जर्मनी के एक छोटे से कस्बे रास्टेडे में अपना घर बसाया। यहाँ लुत्ज एक देखभाल करने वाले अच्छे पिता के रूप में फैमिली मैन की तरह रहने लगा। काम के अलावा वो गार्डनिंग, दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग और पास के स्विमिंग क्लब में समय बिताने लगा। यही वो जगह थी जहां उसने एक लोकल पुलिस ऑफिसर से दोस्ती कर ली, एक ऐसा रिश्ता जो आने वाले सालों में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला था। अब कोई भी सटीक रूप से ये नहीं कह सकता था कि आखिर लुत्ज कब और क्यों पूरी तरह खूनी वहशी बन गया। शायद ये उसके बिजनेस की 1980s में गिरावट थी, जब फर फैशन के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा और इस ट्रेड का ज्यादातर हिस्सा बंद हो गया। आखिरकार उसने अपना बिजनेस खो दिया क्योंकि पूरा बाजार ही क्रैश हो गया था। लेकिन शायद बिजनेस लॉस ही एकमात्र वजह नहीं थी। हो सकता है कि उसकी वाइफ, जो एक टैक्स कंसल्टेंट थी, अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहती थी और इसकी वजह से लुत्ज का पारिवारिक जीवन भी बर्बाद होने लगा था। जो भी वजह रही हो, लेकिन कुछ तो था जिसने उसे पागलपन और हिंसा की उस हद तक धकेल दिया जहां से वो कभी लौट नहीं सका।
या फिर हो सकता है कि सालों तक जानवरों की लाशों को संभालते संभालते उसके अंदर कुछ टूट चुका था। जो भी वजह रही हो, सिर्फ लुत्स ही जानता था कि उसने अगला कदम क्यों उठाया। 1983 में उसने दावा किया कि उसे न्यूक्लियर वार का डर था और इसी बहाने उसने अपने गार्डन में एक फॉल आउट शेल्टर बनाया। उस समय गवर्नमेंट ऐसे प्राइवेट शेल्टर्स के लिए फंडिंग देती थी और जब उसका शेल्टर पूरा हुआ तो इसे खोलने के लिए वहां के मेयर खुद एक छोटी सी सेरेमनी में आए। लेकिन लुत्स यही नहीं रुका, उसने शेल्टर में छुपा हुआ एक कमरा भी बनवाया जो आधिकारिक नक्शों में नहीं था, पूरी तरह गैर कानूनी। ये छोटा कमरा सिर्फ 80 बाय 80 सेंटीमीटर के एक संकरे दरवाजे से ही खोला जा सकता था। उसने कहा कि उसे यहाँ फर सुखाने और स्टोर करने की जरूरत थी। जब ये सीक्रेट चैम्बर पूरी तरह बन के तैयार हुआ तो इसका साइज सिर्फ 4 बाय 4 मीटर्स था। अंदर जो चीजें थी वो किसी साधारण कमरे की नहीं बल्कि टॉर्चर चैम्बर की तरह लग रही थी। एक मेटल बेड जिससे हैंडकफ्स एक चेन से लटकी हुई थी, सीलिंग में एक हुक मजबूती से जड़ा हुआ था, एक सिंगल चेयर और एक कैंपिंग टॉयलेट। लुत्स ने इसे एक खास मकसद के साथ तैयार किया था। अब उसे बस एक शिकार चाहिए था। 1986 की शुरुआत में जब इस सीक्रेट चैम्बर को बने हुए 3 साल हो चुके थे, उसने तेजाब से सुरक्षित ड्रम, एक कसाई की आरी और 30 लीटर 30% ताकत वाला हाइड्रोलिक एसिड खरीदा। यह सबसे मजबूत और खतरनाक तेजाब था जो उस समय बिना स्पेशल परमिट के मिल सकता था, लेकिन किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। आखिरकार वो तो सालों से ये केमिकल खरीद रहा था, क्योंकि फर ट्रेड में इसका यूज बहुत कम था। कोई नहीं जानता था कि इस बार उसका इरादा कुछ और था। अब लुत्स को लगने लगा था कि वो शिकार पकड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसने अपनी नजर अपने ही पड़ोसी पर गड़ा दी। वो एक टैक्स कंसल्टेंट की पत्नी थी और उनकी फैमिली फ्रेंड भी थी। उसने एक बहाना बनाया। उसने महिला से कहा कि उसकी वाइफ उससे बात करना चाहती है। इस झूठे बहाने के साथ लुत्स ने उसे अपने चैम्बर में नीचे बुला लिया और फिर उस छुपे हुए दरवाजे से अंदर ले गया। जैसे ही वो अंदर गई, लुत्स ने उसे अपने टॉर्चर चैम्बर में खींच लिया। उसने उसे एक चेयर में बांध दिया और उसके हाथ में पेन और पेपर थमा दिया। फिर उसने उसे मजबूर किया कि वो अपने हस्बैंड को एक लेटर लिखे जिसमें यह लिखा हो कि वो अपनी मर्जी से उसे छोड़कर जा रही है। लेकिन तभी लुत्स की प्लानिंग बिगड़ गई। महिला ने कहा कि उसने पहले ही अपने पति को बता दिया था कि वो कहाँ जा रही है और अगर वो घर वापस नहीं लौटी तो उसका पति उसे ढूंढने जरूर आएगा। उसने इधर उधर देखा और पूरे कमरे को देखने के बाद उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि वो कहाँ फंस चुकी है। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डर के मारे उसने लुत्स से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे जाने दो। लुत्स को अब यह चिंता सताने लगी कि उसका पति उसे ढूंढते हुए यहां तक आ सकता है। डर और घबराहट में उसने महिला को छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले उसने उसे मजबूर किया कि वो कसम खाए कि वो इस बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताएगी। किस्मत से उस महिला ने अपनी कसम निभाई। हो सकता है डर की वजह से उसने ये बात अपने पति या पुलिस को कभी नहीं बताई, लेकिन उसकी चुप्पी ने लुत्स के खुलेआम घूमने और अपने अगले शिकार की तलाश करने की पूरी छूट दे दी। एक ऐसा रास्ता जो जल्द ही और भी बेरहम हत्याओं तक पहुंचने वाला था। अगर उस महिला ने सच बोल दिया होता तो जो कुछ होने वाला था वो शायद कभी नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर 12 मार्च 1986 को लुत्स ने अपना नया शिकार ढूंढ लिया। इस बार उसकी नजर अपने एक्स एम्प्लॉयर कर्ट के की पत्नी पर थी। कहा जाता है कि जब लुत्स उसके यहाँ काम करता था तो दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ था। शायद ये उसके बदले की आग थी। उस दिन कर्ट घर पर नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी हिल्डेगार्ड अकेली थी, बिल्कुल बेखबर, और उसे अंदाजा भी नहीं था कि कुछ भयानक होने वाला है। लुत्स ने शायद पहले से ही उनकी दिन भर की रूटीन पर नजर रखी थी, तभी तो वो जानता था कि घर में कौन कब अकेला मिलेगा। जैसे ही उसे मौका मिला, लुत्स घर में घुस गया। उसने हिल्डेगार्ड को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, उसे बेहोश करने तक दबोच लिया और फिर उसे मजबूती से बांध दिया। फिर उसने उनके कुत्ते, जिसका नाम डोनाल्ड था, को बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को अपने ही शॉप के पीछे पड़े कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। इसके बाद लुत्स हिल्डेगार्ड को घसीटते हुए अपने सीक्रेट चैम्बर में ले गया। वहां उसने उसे दीवार से जंजीरों में बांध दिया और मुंह में जबरदस्ती कपड़ा ठूंस दिया। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लुत्स ने पूरे 1 हफ्ते तक उसे भयंकर यातनाएं दी। उसने उसे बेरहमी से पीटा, उसके साथ अमानवीय हरकतें की, उसे लगातार अपमानित करता रहा, लेकिन उसके लिए सिर्फ यही काफी नहीं था। वो हर पल की तस्वीरें खींचता था, उसके जख्मों की, उन बेइज्जत करने वाली हालतों की जिनमें उसने उसे जबरदस्ती रखा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, लुत्स की दरिंदगी और बढ़ती गई। उसने क्लैंप्स और वाइसेस का इस्तेमाल कर उसके शरीर को और तकलीफ दी।
लेकिन वो सिर्फ सताने के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, उसे चाहिए था पैसा। उसने बार बार हिल्डेगार्ड से पूछा कि उसने और उसके पति ने अपनी कीमती चीजें कहाँ छुपा रखी है। कई दिनों की यातना झेलने के बाद हिल्डेगार्ड टूट चुकी थी। सिर्फ अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए उसने लुत्स को बता दिया कि उनके घर में एक कैबिनेट के पीछे 40,000 मार्क्स छुपे हुए हैं, साथ ही कीमती गहने भी। बस इतना सुनते ही लुत्स ने उसकी चाबियां ली और छिपते छिपते उसके घर वापस गया। घर खाली था, उसने सारा पैसा और गहने समेट लिए, लेकिन यही नहीं रुका। उसने एक सूटकेस में हिल्डेगार्ड के कपड़े और कुछ निजी सामान भी भर लिए। लेकिन उसकी क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। लुत्स ने हिल्डेगार्ड को मजबूर किया कि वो कई चिट्ठियां लिखे ताकि उसकी गायब होने की कहानी सच लग सके। उसने उसे कट के लिए एक चिट्ठी लिखने को कहा, जिसमें उसे ये लिखना था कि वो अपने रिश्ते से खुश नहीं थी और अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है। फिर उसने उसे पुलिस के लिए एक और चिट्ठी लिखने को कहा, जिसमें उसे ये दावा करना था कि वो एक समझदार महिला है और अपनी मर्जी से यह फैसला लिया है। लुत्स ने हिल्डेगार्ड से ऐसी कई चिट्ठियां लिखवाई ताकि वो उन्हें समय समय पर भेज सके, जिससे ऐसा लगे कि वो सच में कहीं अपनी मर्जी से चली गई है। लेकिन इस दौरान हिल्डेगार्ड को जो यातनाएं सहनी पड़ी वो हम सब की सोच से परे है। पूरे हफ्ते लुत्स ने उसके साथ क्रूरता की हर हद पार कर दी। उसने उसके साथ अनगिनत बार बलात्कार किया, इतना पीटा कि उसका चेहरा पहचान में ना आए और उसकी आखिरी बची हुई इज्जत तक छीन ली। लुत्स को इसमें खुशी मिलती थी। वो हिल्डेगार्ड के सामने ही उसे बताता था कि वो मरने वाली है और उसके साथ आगे क्या करने वाला है। उसने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। जब लुत्स को जो चाहिए था वो सब मिल गया, पैसा, गहने और अपनी साजिश को छिपाने का तरीका, तो उसने हिल्डेगार्ड को मार डाला। उसने अपने खरीदे हुए कसाई आरे से बाथटब में उसका शरीर टुकड़ों में काट दिया। फिर उसने उसके शरीर के अंगों को एक फॉइल में लपेटा और उन्हें एक बड़े तेजाब से भरे बैरल में डाल दिया। इसके बाद उसने बैरल को अपने गार्डन में एक गहरे गड्ढे में दफना दिया। उसने ऊपर से सीमेंट की एक मोटी परत डाल दी और फिर उसे पूरी तरह ढक दिया ताकि कोई शक भी न कर सके। लुत्स ने इस पूरी हत्या की योजना पहले से ही बना रखी थी। उसने ये सब ठीक उसी समय किया जब उसकी वाइफ पूरे हफ्ते के लिए घर से बाहर गई हुई थी। इस तरह उसे बिल्कुल अकेले इन भयानक अपराधों को अंजाम देने की पूरी आजादी मिल गई। जब कर्ट को अपनी पत्नी की चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि वो उसे छोड़कर जा चुकी है, तो वो फौरन समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। हिल्डेगार्ड ने कभी भी अपने जीवन से नाखुश होने के कोई संकेत नहीं दिए थे। इनफैक्ट कुछ समय पहले वो और कर्ट एक साथ छुट्टियों से लौटे थे और दोनों ने वो वक्त खुशी खुशी बिताया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसकी लिखी चिट्ठी में अजीब अजीब स्पेलिंग मिस्टेक्स थी जो हिल्डेगार्ड कभी भी नहीं करती थी। और कर्ट को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि हिल्डेगार्ड अकेले ही भारी कैबिनेट खिसका सकती है और वहां छिपाया हुआ पैसा निकाल सकती है। कर्ट को बहुत शक हुआ और वो फौरन पुलिस के पास गया, लेकिन पुलिस ने उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सीधा जवाब दे दिया कि उन्हें भी हिल्डेगार्ड की चिट्ठी मिली थी जिसमें उसने खुद लिखा था कि वो अपनी मर्जी से जा रही है। उन्होंने हिल्डेगार्ड को ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं की। पुलिस ने उस झूठी चिट्ठी को ही सच मान लिया था। कर्ट का दिल टूट चुका था, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। इसीलिए उसने खुद अपनी फैमिली के साथ मिलकर हैम्बर्ग के चप्पे चप्पे में हिल्डेगार्ड को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन सच तो यह था कि वो कभी उसे नहीं ढूंढ सकते थे क्योंकि हिल्डेगार्ड तब तक मर चुकी थी। उसकी हत्या तो उसी दिन हो गई थी जब कर्ट ने पहली चिट्ठी खोली थी। फिर भी कर्ट ने 8 सितंबर 1986 को उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन किसी ने इसे फिर से सीरियसली नहीं लिया। फिर धीरे धीरे और चिट्ठियां आने लगे। हर नई चिट्ठी में यही लिखा होता कि हिल्डेगार्ड अब अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश है। धीरे धीरे लोगों के बीच अफवाहें भी फैलने लगी। क्या सच में हिल्डेगार्ड भाग गई थी या फिर कर्ट ने खुद अपनी पत्नी को गायब किया था? अब शक की सुई कर्ट की तरफ मोड़ने लगी। इन अफवाहों का दबाव, उसका डूबता हुआ बिजनेस और अपनी पत्नी की गुमशुदा का रहस्य, इन सब ने मिलकर कर्ट की जिंदगी तबाह कर दी। लगातार बढ़ते तनाव ने उसकी सेहत पर गहरा असर डाला। वो गंभीर दिल की बीमारी का शिकार हो गया और उसकी जिंदगी धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगी। इसी बीच लुत्स अपनी पुरानी जिंदगी में वापस घुस गया। 2.5 साल तक हिल्डेगार्ड की हत्या के बाद वो फिर से अपने मोहल्ले के सबसे मिलनसार और अच्छे पड़ोसी के रूप में जीने लगा। वो अपनी फैमिली पर ध्यान देता, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता और बस इंतजार करता रहा कि ये केस ठंडा हो जाए। लेकिन उसके अंदर का कातिल कभी शांत नहीं हुआ। उसके खून बहाने की प्यास अब भी कायम थी। 5 अक्टूबर 1988 को लुत्स ने अपना नया शिकार खोज लिया। 31 साल की एना ग्रे। एना उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो लोकल स्विमिंग पूल में फिर से मिला था। लुत्स हमेशा एना की तरफ आकर्षित रहा था। वो एक मजबूत, मेहनती, कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव महिला थी। लेकिन लुत्स का शैतानी दिमाग अब कुछ और ही चाहता था।
उसने एक झूठी कहानी गढ़ी और एना को अपने सीक्रेट चैम्बर में फंसा लिया। और फिर जो हुआ वो हिल्डेगार्ड की यातना से भी ज्यादा भयानक था। पहले लुत्ज ने उसे बेहद बेरहमी से पीटा, फिर उसने उसके साथ जबरदस्ती की, फिर उसने सीलिंग हुक से उसे लटका दिया। उसके हाथ पैरों को क्लैंप्स और वाइसेस से इतनी जोर से जकड़ दिया कि वहां खून का बहाव रुक गया और उसकी त्वचा काली और नीली पड़ने लगी। कई दिनों तक लुत्ज ने उसे अमानवीय यातनाएं दी। उसने उसे हमेशा के लिए गायब होने पर मजबूर कर दिया। लुत्ज ने एना से कई चिट्ठियां और पोस्ट कार्ड्स लिखवाए। उसने उसे मजबूर किया कि वो अपने परिवार, बॉयफ्रेंड और यहाँ तक कि पुलिस को भी लिखे, जिससे ऐसा लगे कि वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। लुत्ज के पास इतनी सारी चिट्ठियां तैयार थे कि ये झूठ कई महीनों तक चल सकता था। उसने एना से जबरदस्ती फोन करवाया ताकि वो अपने ऑफिस में कॉल करके अपनी नौकरी छोड़ने की बात कहे। फिर उसने उसकी चाबियां ली और उसके घर में दाखिल हो गया। वहां जाकर उसने एक बैग पैक किया जिसमें उसके पर्सनल सामान, कपड़े और यहाँ तक कि उसका सबसे कीमती साउंड सिस्टम भी रख लिया। लुत्ज चाहता था कि यह सब देखकर लोगों को लगे कि एना अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी छोड़कर चली गई है। इस झूठ को और असली बनाने के लिए उसने टेबल पर एक गुड बाय लेटर छोड़ दिया जो उसके बॉयफ्रेंड के लिए था। अब दुनिया की नजरों में एना पूरी तरह गायब हो चुकी थी, लेकिन हकीकत में वो अब भी जिंदा थी, बस लुत्ज के डरावने बंकर में कैद, बिना किसी उम्मीद के, और बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था। पूरे 1 महीने तक लुत्ज ने उसे भयंकर यातनाओं का शिकार बनाया। उसने उसे पीटा, भूखा रखा, उसका मानसिक शोषण किया और हर तरीके से उसका अपमान किया। उसने उसका सिर मुंडवा दिया, उसकी पहचान पूरी तरह मिटा दी। फिर उसने उसे हिल्डेगार्ड की तस्वीरें दिखाई जो उसी चैम्बर में थी, और उसने दहशत भरी आवाज में कहा, देखो इसे, तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। इस बीच एना के परिवार और दोस्तों को ये पूरी कहानी हजम नहीं हो रही थी। उन्हें यकीन नहीं था कि वो अपनी मर्जी से जा सकती थी, लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता था। एना की मां ने कभी यकीन नहीं किया कि उसकी बेटी बस यूं ही भाग गई होगी। उसकी बेटी के पास एक अच्छी नौकरी थी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थी और वो अपनी जिंदगी से खुश थी, तो फिर वो अचानक क्यों भाग जाती? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी कार अब भी उसके घर के बाहर खड़ी थी और ठीक हिल्डेगार्ड की गुमशुदगी की तरह एना की चिट्ठियों में भी अजीब स्पेलिंग मिस्टेक्स थे। हैंडराइटिंग तो उसकी थी, लेकिन शब्दों में कुछ गड़बड़ था। एना जानती थी कि उसे कोई बचाने नहीं आ रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपनी आखिरी उम्मीद से लड़ना चाहती थी अपने तरीके से। उसने अपनी चिट्ठियों में छुपे हुए क्लूज छोड़ने शुरू किए। जब वो लिखती तो वो कुछ अक्षरों पर जानबूझकर जोर से दबाव डालती, जिससे वो हल्के गाढ़े दिखने लगते। अगर कोई ध्यान से देखता तो उसे समझ आता कि ये अक्षर मिलकर क्या बन रहे थे। उसने HELP हेल्प और LUTZ लुत्ज अक्षरों में दबाव डालकर ये बताने की कोशिश की कि उसे मदद की जरूरत है। ये एक बेबस इंसान की आखिरी चीख थी, एक इशारा कि उसे बचाया जाए। उसने बड़ी चालाकी से यह चाल चली थी, लेकिन अफसोस कई सालों तक किसी ने भी उसके इस सीक्रेट मैसेज को नोटिस नहीं किया। जब एना उसके चैम्बर में थी, लुत्ज आराम से उसकी पूरी जिंदगी चुरा रहा था। उसने उसके बैंक अकाउंट से 50,000 मार्क्स निकाल लिए। उसके पैसे, उसकी पहचान, उसकी आखिरी उम्मीद, सब कुछ लूट लिया। लेकिन यह भी उसके लिए काफी नहीं था। लुत्ज ने एना को मजबूर किया कि वो खुद लिखकर बताए कि उसके साथ कौन कौन सी यातनाएं हुई, हर छोटी से छोटी डिटेल। मानो ये भी कम था, उसने एना से कहा कि वो जोर से बोले, अपनी ही आवाज में अपनी बर्बादी सुनाए। लुत्ज ने उसकी चीखों और दर्द भरी बातें रिकॉर्ड की। उसे एक इसमें अजीब सी खुशी मिलती थी, एक आखिरी तरीका जिससे वो पूरी तरह उस पर हावी हो सके। और फिर उसने आखिरकार उसे मार डाला। पहले की तरह लुत्ज ने एना के शरीर को बाथटब में टुकड़ों में काटा। फिर उसने उन टुकड़ों को तेजाब से भरे बैरल में डालकर पिघला दिया। लेकिन इस बार उसने बैरल को अपने घर में नहीं रखा। वो इसे अपने छुट्टियों में बिताने वाले गांव बेस्डो वाले घर में ले गया। वहां उसने एक गहरा गड्ढा खोदा, इतना गहरा कि अगर वो उसके अंदर खड़ा होता तो भी वो पूरी तरह मिट्टी में दब जाता। एक पड़ोसी ने उसे गड्ढा खोदते हुए देखकर उससे पूछा कि वो इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोद रहा है। लुत्ज ने बड़े आराम से बिना झिझकते हुए बोला कि वो उस गड्ढे में खाद डालेगा ताकि वो मिट्टी फर्टाइल हो जाए। पड़ोसी को उस पर कोई शक नहीं हुआ और वो चुपचाप वहां से चला गया। लुत्ज ने बैरल को उस गड्ढे में दफना दिया। फिर उसने ऊपर से सीमेंट डालकर उसे हमेशा के लिए छिपा दिया। इसके बाद लुत्ज अपने नॉर्मल जीवन में वापस आ गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सिर्फ एना को मार देना काफी नहीं था। लुत्ज को यह नाटक बनाए रखना था कि वो अब भी जिंदा है। तो उसने उसकी माँ को लगातार चिट्ठियां भेजनी जारी रखी, ऐसे लिखते हुए मानो एना कहीं दूर किसी अनजान जगह पर खुशी से जी रही हो। लेकिन उसकी सबसे घिनौनी हरकत यह थी कि उसने मदर्स डे पर एना की माँ को फूल भेजे और उस पर एना के नाम के सिग्नेचर थे, मानो वो फूल उसकी प्यारी बेटी ने भेजे हों। लेकिन एना की माँ मार्गरेट इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी।
उसे यकीन था कि उसकी बेटी अपनी मर्जी से नहीं गई थी। वो पुलिस के पास गई, उसने उनसे गुहार लगाई और कहा कि उस चिट्ठी की हैंडराइटिंग तो उसकी बेटी की हो सकती है, लेकिन इसके लिखे शब्द उसके नहीं है। पर पुलिस ने फिर उसकी बात को अनसुनी कर दी। मार्गरेट ने पुलिस को कुछ नामों की लिस्ट दी और शक जताया कि इन्हीं लोगों में से किसी का उसकी बेटी की गुमशुदा में हाथ होगा। और मार्गरेट की दी गई लिस्ट में एक नाम था, लुत्ज रेनस्ट्रॉम। पुलिस ने उसकी लिस्ट में दिए गए सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन जब लुत्ज की बारी आई, जिस पुलिस अफसर को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसका वही दोस्त था जिससे वो स्विमिंग क्लब में मिला था। अब ये पूछताछ सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गई। लुत्ज ने आसानी से अपने दोस्त को भरोसा दिला दिया कि एना की गुमशुदगी से उसका कोई लेना देना नहीं था, और ठीक पहले की तरह जांच एक बार फिर रुक गई। पुलिस ने चिट्ठियों को ही सच मान लिया और लुत्ज फिर से कानून के शिकंजे से बच निकला। इसी दौरान कर्ट का जीवन धीरे धीरे और बिखरने लगा। वो लगातार अस्पताल के चक्कर लगा रहा था। वहीं उसकी मुलाकात एक नर्स क्रिस्टा से हुई। समय के साथ उन दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। कर्ट अब भी अपनी गुमशुदा पत्नी के लिए शौक में था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे किसी तरह अब अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी होगी। उधर 1991 में लुत्ज की जिंदगी भी बदल रही थी। वो फर ट्रेड जिसने उसे सालों तक आर्थिक रूप से संभाला था, अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। अब वो पूरी तरह अपनी पत्नी की कमाई पर डिपेंड हो गया था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसकी पत्नी को अब ज्यादा बाहर जाना पड़ता था। उनके रिश्ते बिगड़ने लगे। पैसों की किल्लत अब लुत्ज पर भारी पड़ने लगी थी। और फिर सितंबर 1991 में उसने अपना तीसरा शिकार ढूंढ लिया। इस बार उसका मकसद और भी खतरनाक था। अब उसे किसी की जान सिर्फ अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को हल करने के लिए लेनी थी। लुत्ज ने सोचा, उसे सबसे ज्यादा पैसा किसके पास मिलेगा? जवाब साफ था, कर्ट के। 6 सितंबर 1991 की सुबह क्रिस्टा अपने घर से बाहर निकली और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाली थी, लुत्ज ने अचानक पीछे से उस पर हमला कर दिया। उसने एक तगड़ा झटका दिया जिससे क्रिस्टा लड़खड़ा गई। फिर उसने उसकी गर्दन के पास एक टेजर लगा दिया। तेज करंट दौड़ा और इससे पहले कि क्रिस्टा चीख भी पाती, वो पूरी तरह हेल्पलेस हो चुकी थी। लुत्ज ने उसे जबरदस्ती उसकी ही कार की पैसेंजर सीट में ठूंस दिया। फिर उसने डक्ट टेप से लिपटे हुए चश्मे क्रिस्टा की आंखों पर चढ़ा दी, जिससे वो कुछ देख नहीं सकती थी और समझ नहीं सकती थी कि उसे कहां ले जाया जा रहा है। लुत्ज ने बिना किसी तय दिशा के 1 घंटे तक कार चलाई। उसका मकसद था क्रिस्टा को पूरी तरह से कंफ्यूज कर देना, ताकि उसे यह भी न पता चले कि वो कहां जा रही है। फिर उसने उसे घसीटते हुए अपने चैम्बर में डाल दिया। कर्ट को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी फिर से वही बुरा सपना बनने वाली है। क्रिस्टा को कैद करने के बाद लुत्ज अपने छुट्टी वाले घर बेस्डो गांव चला गया। वहां से उसने पब्लिक फोन से कर्ट को कॉल किया। लुत्ज की आवाज जन्म से ही पतली थी, जिसके लिए उसे सालों तक मजाक बनाया गया था, लेकिन इस बार उसने इसी आवाज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। एक औरत की आवाज की नकल करते हुए उसने कर्ट से कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्रिस्टा मेरे कब्जे में है। अगर तुम उसे जिंदा वापस चाहते हो तो 3 लाख मार्क्स तैयार करो। लुत्ज ने कर्ट को भरोसा दिलाया कि वो जल्द ही उसे बताएगा कि पैसे कहां और कैसे देने हैं, लेकिन फिलहाल उसे बस पैसा इकट्ठा करके इंतजार करने को कहा गया। कर्ट ने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया। वो सीधा पुलिस के पास गया। इस बार मामला पहले की तरह नहीं था। इस बार यह साफ था कि क्रिस्टा अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई थी, उसे किडनैप किया गया था। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। उन्होंने कर्ट और क्रिस्टा के बेटे के फोन टेप कर दिए ताकि अगली कॉल आते ही उसका लोकेशन ट्रेस किया जा सके। साथ ही उन्होंने पहली कॉल के लोकेशन का भी पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन ये काम समय लेने वाला था और हर बीतता पल क्रिस्टा की जिंदगी को और खतरे में डाल रहा था। और यही पल था जब इस केस में एक अहम शख्स की एंट्री हुई, मैरियाना एत्ज़रोथ फ्रायर। वो एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटर थी जिसने पहले भी कई बड़े मामलों पर काम किया था। इस बार उसे कर्ट और क्रिस्टा के बेटे के साथ काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उनके साथ खड़ी रही, हर पल इस इंतजार में कि अगली कॉल कब आएगी। इस बीच क्रिस्टा भी उसी भयानक यातनाओं से गुजर रही थी जिनसे पहले लुत्ज की बाकी शिकार गुजर चुकी थी। हर दिन उसे पीटा गया, बेरहमी से अपमानित किया गया। लुत्ज बस उसे तकलीफ देने के लिए कभी भी चैम्बर में घुस आता, कभी वो उसके जख्मों को और गहरा करने के लिए उसे तड़पाता, तो कभी बस उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए वहां बैठकर उससे बातें करने लगता। कभी कभी वो उसे उन औरतों की तस्वीरें दिखाता जिन्हें उसने पहले मारा था, और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहता, तुम भी उन्हीं की तरह मरने वाली हो। एक तरफ तो वो एक बेरहम दरिंदा था जो दर्द देने में खुशी पाता था, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो बस किसी से बातें करना चाहता था। ये सैडिज्म और नॉर्मल बातचीत का एक अजीब और डरावना पर्सनैलिटी था। और हमेशा की तरह लुत्ज ने क्रिस्टा को भी मजबूर किया कि वो अपने परिवार और पुलिस को चिट्ठियां लिखे, ताकि ये दिखाया जा सके कि वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है।
लेकिन इस बार उसने यातनाओं को एक कदम और आगे बढ़ाया। उसने उसका सिर पूरी तरह मुंडवा दिया और हर यातना का डिटेल दस्तावेज तैयार किया। पहली बार सिर्फ तस्वीरों या ऑडियो रिकॉर्डिंग से नहीं, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए। लेकिन क्रिस्टा के लिए सबसे ज्यादा डराने वाली चीज ये थी कि लुत्स ने उसे अपना चेहरा दिखा दिया था। उसने कोई कोशिश नहीं की कि वो अपनी पहचान छुपाए और क्रिस्टा समझ गई कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। लुत्स का उसे जिंदा छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। अगर वो उसे छोड़ने की सोचता तो वो जरूर अपनी पहचान छुपाता। लेकिन अब क्रिस्टा को यकीन हो चुका था कि वो इस चैम्बर से जिंदा निकलने वाली नहीं थी। इतनी यातनाएं सहने के बावजूद क्रिस्टा अब भी नहीं जानती थी कि उसका किडनैपर कौन था, भले ही उसने उसका चेहरा देख लिया हो। पूरे हफ्ते लुत्स कभी कभी उसे खाना लेकर देता, लेकिन क्रिस्टा ने उसे खाने से मना कर दिया। उसे डर था कि लुत्स ने शायद उसमें जहर मिला दिया हो। उसने बस एक ही चीज मांगी, फल, क्योंकि उसे लगा कि फल में जहर मिलाना मुश्किल होगा। और यहीं पर क्रिस्टा ने अपने बचाव के लिए एक छोटा लेकिन बेहद बहादुरी भरा कदम उठाया। जब उसने एप्पल छीला तो उसने उस पर लगी स्टिकर चुपके से निकाल ली। फिर बिना कोई आवाज किए उसने उस स्टिकर को अपने बिस्तर के फ्रेम पर चिपका दिया। ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन ये सबूत था, सबूत कि वो वहां थी, कि वो जिंदा थी और कि उसका किडनैपर कौन था। अगर कोई इसे ढूंढ पाता तो शायद ये लुत्स को बेनकाब कर सकता था। इसी दौरान बाहर कर्ट और उसका बेटा पूरी तरह बेचैन हो चुके थे। एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन किडनैपर की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आई थी। वो हर पल बस फोन बजने का इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक 13 सितंबर 1991 को डरी सहमी क्रिस्टा पुलिस स्टेशन पहुंची। वो डर से कांप रही थी, लेकिन बोलने के लिए तैयार थी। उसने बताया कि उसे किडनैप किया गया था, कैसे एक टेजर से उसे बेहोश किया गया और कैसे उसे उस खौफनाक चैम्बर में घसीट कर ले जाया गया। लेकिन वो अब भी सदमे में थी। उसकी बातें थोड़ी उलझी हुई थी, कई डिटेल्स गड़बड़ा रही थी, इसलिए ज्यादातर अफसरों को उसकी कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। लेकिन एक ऑफिसर था जिसे पूरा यकीन था कि क्रिस्टा सच बोल रही है, और वो थी मेरियाना एत्सेरोथ फ्रायर। उसने महसूस किया कि इस कहानी में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन एक सवाल सबके मन में था, लुत्स ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? ये तो उसकी आदत नहीं थी। क्या ये उसका प्लान का हिस्सा था या फिर यह बहुत बड़ी गलती थी? असल में लुत्स के पास कोई और चारा नहीं बचा था। उसकी पत्नी अचानक समय से पहले घर लौट आई थी और इसलिए वो अपनी प्लानिंग को पूरा नहीं कर सका। क्रिस्टा की जान बच गई थी, लेकिन उसकी रिहाई लुत्स की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। और ठीक वैसे ही जैसे उसने अपने पहले शिकार के साथ किया था, लुत्स ने क्रिस्टा को मजबूर किया कि वो कसम खाए, अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो कभी भी उसकी पहचान किसी को नहीं बताएगी। क्रिस्टा के पास कोई और चारा नहीं था, तो उसने हाँ कह दिया। लेकिन फिर लुत्स ने उसे कहाँ छोड़ा? पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर। जैसे ही क्रिस्टा आजाद हुई, वो सीधे पुलिस के पास गई और जब उसने अपने किडनैपर का हुलिया बताना शुरू किया तो कर्ट को तुरंत समझ आ गया ये कोई और नहीं बल्कि लुत्स रेनस्ट्रॉम था। अब मामला बदल चुका था। पहले ही एना की मां मार्गरेटा ने उसकी गायब हुई बेटी के मामले में लुत्स का नाम दिया था और अब क्रिस्टा भी उसी आदमी को आरोपी बता रही थी। इस बार पुलिस को मजबूरन कदम उठाने पड़े। 4 दिन बाद 17 सितंबर 1991 को लुत्स रेनस्ट्रॉम को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। लुत्स को कस्टडी में तो ले लिया गया था, लेकिन उसके खिलाफ सबूत जुटाना अभी भी मुश्किल था। पुलिस के पास कम से कम एक मामला तो पक्का था, क्रिस्टा का किडनैप। उन्होंने वो सीक्रेट चैम्बर ढूंढ लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसा क्रिस्टा ने बताया था, और वहां उन्हें वो छोटा लेकिन अहम सबूत भी मिला, एप्पल का स्टिकर जिसे क्रिस्टा ने बिस्तर के फ्रेम पर चिपका दिया था। ये साबित करता था कि क्रिस्टा वहां कैद थी और वो सच बोल रही है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा। कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जो उसे बाकी हत्याओं से जोड़ता। क्रिस्टा बार बार कह रही थी कि लुत्स ने उसे उन महिलाओं की तस्वीरें दिखाई थी और ये भी कबूल किया था कि उसने उन्हें मारा था। लेकिन ज्यादातर ऑफिसर्स ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, सिर्फ मेरियाना एत्सेरोथ फ्रायर को छोड़कर। इस बीच लुत्स ने हालात को अपने फायदे में मोड़ना शुरू कर दिया। लुत्स ने अपनी पूरी चालाकी और धोखेबाजी का इस्तेमाल किया। उसने एक कहानी गढ़ी जिससे वो पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी से बच सके। उसने दावा किया कि क्रिस्टा उसकी साथी थी, कि दोनों ने मिलकर कर्ट से पैसे ऐंठने की साजिश रची थी। यहाँ तक कि उसने कहा कि वो जो टॉर्चर चैम्बर था वो दरअसल उनकी आपसी सहमति से बनाया हुआ सेक्स करने की जगह थी, और जो कुछ भी हुआ उन सब में क्रिस्टा का भी हाथ है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कई पुलिस ऑफिसर्स को लुत्स की झूठी कहानी ज्यादा भरोसेमंद लगी बजाय क्रिस्टा की दर्दनाक सच्चाई के। लुत्स पहले भी कई बार कानून से बच चुका था और अब वो एक बार फिर वही करने की कोशिश कर रहा था। फिर भी अदालत ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन किस अपराध के लिए? सिर्फ क्रिस्टा के किडनैपिंग के लिए। और फैसला आया बस 3 साल की जेल। 13 सितंबर 1991 को लुत्स रेनस्ट्रॉम को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। लुत्स ने अपनी पूरी चालाकी और धोखेबाजी का इस्तेमाल किया। उसने एक कहानी गढ़ी जिससे वो पूरी तरह अपनी जिम्मेदारी से बच सके। उसने दावा किया कि क्रिस्टा उसकी साथी थी, और जो कुछ भी हुआ उन सब में क्रिस्टा का भी हाथ है। और फिर भी अदालत ने उसे दोषी ठहराया, लेकिन किस अपराध के लिए? सिर्फ क्रिस्टा के किडनैपिंग के लिए। और
ये सजा किसी मजाक से कम नहीं थी। लुत्स ने मान लिया था कि उसने क्रिस्टा का अपहरण किया था और क्योंकि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था तो उसे केवल 3 साल की बेहद मामूली सजा सुनाई गई। ये एक शर्मनाक फैसला था। क्रिस्टा ने जो कुछ झेला था उसके सामने यह सजा कुछ भी नहीं थी। लेकिन न्याय अभी खत्म नहीं हुआ था। जब क्रिस्टा और डिटेक्टिव मैरियाना अदालत से बाहर निकली तो एक महिला उनके पास आई। वो थी मार्गरेट, एना ग्रेत्स्की की माँ। और अब एक और भयानक सच सामने आने वाला था। मार्गरेट ने एक तस्वीर आगे बढ़ाई, उसकी गुमशुदा बेटी की तस्वीर। फिर उसने वो सवाल पूछा, क्या ये वही औरत है जिसकी तस्वीरें लुत्स ने तुम्हें दिखाई थी? क्रिस्टा ने जैसे ही उस तस्वीर को देखा वो कांप उठी। उसे फौरन पहचान गई, वो थी एना ग्रेट। मार्गरेट के सबसे बुरे डर अब सच साबित हो चुके थे। उसकी बेटी कहीं गायब नहीं हुई थी, वो लुत्स की शिकार बन चुकी थी। मेरियाना को अब पूरा यकीन हो चुका था, लुत्स सिर्फ एक किडनैपर नहीं था, वो एक सीरियल किलर था। और अब मेरियाना ने ठान लिया था कि वो उसे उसके सभी अपराधों के लिए गिरफ्तार करवा कर ही दम लेगी। वो इस केस को यूं ही नहीं छोड़ने वाली थी। मेरियाना ने हिल्डेगार्ड और एना ग्रेत्स्की की गुमशुदा से जुड़े सभी फाइलें निकलवाई और जल्द ही उसे एक डरावना पैटर्न दिखा। दोनों महिलाओं की लिखी गई चिट्ठियां, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा था। वही गलतियां, वही अजीब स्पेलिंग एरर्स और सबसे बड़ी बात, दोनों चिट्ठियों के अंत में पासपोर्ट नंबर दिए गए थे, मानो उनकी पहचान साबित करने के लिए। मेरियन के लिए यह साफ था कि लुत्स ने ही इन दोनों महिलाओं के गायब होने की साजिश रची थी। अब उसके पास पक्का सबूत था। उसने बिना देर किए अपने सीनियर अफसरों के पास जाकर लुत्स की आगे जांच की मांग की, लेकिन अफसरों ने फिर से उसकी बात को अनसुना कर दिया। उनके लिए ये केस पहले ही खत्म हो चुका था। उनकी सोच थी कि दोनों महिलाएं खुद अपनी मर्जी से चली गई और इसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं था। उन्होंने मैरियन को साफ साफ कह दिया कि अब इस केस को छोड़ दो और आगे बढ़ो। पर मैरियन मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी ड्यूटी के बाहर अपने फ्री टाइम में इस केस पर काम करना जारी रखा। उसने एक फॉरेंसिक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट यानी एक भाषा विशेषज्ञ से संपर्क किया, जिसने कुछ ऐसा खोज निकाला जो किसी ने अब तक नहीं देखा था। एना ग्रेट की छुपी हुई मदद की पुकार। उसके लिखे हुए कुछ चिट्ठियों में कुछ अक्षरों पर दबाव ज्यादा था, जैसे उन्होंने जोर देकर लिखे हों। जब एक्सपर्ट ने उन्हें गौर से देखा तो कुछ शब्द उभर के आए, लुत्स और हेल्प। ये वही सुराग था जिसकी मैरियन को जरूरत थी। अब वो सीधे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस पहुंची, अपने उन अफसरों को दरकिनार करते हुए जिन्होंने पहले उसकी बात नहीं सुनी थी। इस बार उसकी आवाज अनसुनी नहीं हुई। उसे एक सर्च वारंट मिल गया जिससे लुत्स की सभी प्रॉपर्टी की जांच हो सकती थी। जब पुलिस ने लुत्स के घर और बाकी जगहों की तलाशी ली तो उन्हें जो मिला उसने सबको हिला कर रख दिया। सबसे पहले उसके घर से उन जगहों के पोस्ट कार्ड मिले जहां कहा जा रहा था कि हिल्डेगार्ड और एना ग्रेट ने खुद की नई जिंदगी बसाई थी। मतलब ये एकदम साफ था कि ये सब लुत्स की बनाई हुई कहानी थी। फिर एक गैरेज जो लुत्स के नाम पर रजिस्टर्ड था, वहां से एना ग्रेट का पसंदीदा साउंड सिस्टम मिला। और यही नहीं, दोनों महिलाओं के कपड़ों से भरे सूटकेस भी बरामद हुए। ये सब देखकर पुलिस वालों की शक की सुई और तेज हो गई। पर जो सबसे डरावना और चौंकाने वाला सबूत मिला वो थे तस्वीरें और वीडियो टेप्स। लुत्स ने अपने पीड़ितों की तकलीफों और यातना को कैमरे में कैद किया था। उसने तस्वीरें खींची थी जिनमें चोटों के निशान साफ दिख रहे थे। उसने वीडियो रिकॉर्ड किए थे जहां महिलाओं की बेबसी, उनका दर्द और उनकी चीखें सब कुछ नजर आ रहा था। अब पहली बार लुत्स के मासूमियत का दिखावा टूटने लगा था। लेकिन जब पुलिस ने उसे इन सबूतों के साथ घेरा तो भी वो अपने बचाव की कहानियां बनाने से पीछे नहीं हटा। उसने कहा कि ये सब उसके दोस्त थे और उन्होंने अपनी मर्जी से अपना सामान उसके पास छोड़ दिया था। और जो तस्वीरें और वीडियो थे उसके लिए उसने वही बहाना दिया जो पहले भी देता आया था। ये सब आपसी सहमति से हुआ था। ये हमारा फैंटेसी था। जांचकर्ताओं को पता था कि लुत्स झूठ बोल रहा है, लेकिन अभी भी उनके पास वो ठोस सबूत नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि वो कभी भी जेल से बाहर ना आ पाए। इसलिए उनकी तलाश जारी रही। जैसा कि कई मामलों में होता है, एक छोटी सी किस्मत ने इस केस को पूरी तरह से खोल दिया। जब लुत्स की गिरफ्तारी की खबर मीडिया में फैली और अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से उस पर हत्या का शक जताया, तब एक गवाह सामने आया। ये था लुत्स के बेस्टो गांव वाले हॉलिडे होम का एक पड़ोसी। उसने याद किया कि उसने लुत्स को अपने बगीचे में एक गड्ढा खोदते हुए देखा था। उस वक्त उसे ये बात थोड़ी अजीब तो लगी थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब सब कुछ साफ हो चुका था। जांचकर्ताओं ने बिना वक्त गवाए 1 दिसंबर को लुत्स की बेस्टो प्रॉपर्टी पर छापा मारा और खुदाई शुरू की। जैसे जैसे वो मिट्टी हटाते गए, उन्हें कुछ सख्त चीज महसूस हुई। नीचे सीमेंट की परत थी
अब हर किसी का दिल तेजी से धड़कने लगा था। बहुत ही सावधानी से उस सीमेंट के परत के स्लैब को हटाया गया। नीचे लोहे का एक बड़ा बैरल छुपा हुआ था और जैसे ही बैरल खोला गया, वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वहां एक भयानक बदबू फैल गई। बैरल के अंदर मानव अवशेष थे। हड्डियां अभी भी साफ दिख रही थी। एनेग्रेट आखिरकार मिल चुकी थी। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत था, एक लाश जो साबित कर रही थी कि लुत्ज वास्तव में एक हत्यारा था। जब पुलिस ने लुत्ज को इस सबूत के साथ सामना कराया तो वो घबराहट में एक और झूठ बताने लगा। उसने कहा कि एनेग्रेट फिसल कर गिर गई थी और उसके सिर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। लुत्ज ने दावा किया कि वो डर गया था और इसलिए उसने लाश के टुकड़े कर दिए और उन्हें तेजाब में घोल दिया, लेकिन इसलिए नहीं कि उसने उसे मारा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे ही हत्यारा समझेंगे। लेकिन इस बार लुत्ज के झूठ किसी के गले नहीं उतरे। जांचकर्ताओं को लुत्ज की बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उन्होंने सीधा उससे कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, लेकिन अगर तुम अपनी पत्नी और बेटी के लिए चीजें आसान बनाना चाहते हो तो हमें सच सच बताओ कि हिल्डेगार्ड कहाँ है। कुछ पलों के लिए लुत्ज झिझक गया। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, या शायद उसके अंदर जो प्यार करने वाला परिवार का इंसान था वो एक आखिरी बार जाग उठा। फिर बिना एक भी शब्द कहे उसने एक पेन और पेपर उठाया। उसने अपने बगीचे का नक्शा बनाया और ठीक उस जगह को दिखाया जहां उसने हिल्डेगार्ड की लाश को दफनाया था। हालांकि उसने दोनों पीड़ितों के शरीर को 30% स्ट्रेंथ वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घोलने की कोशिश की थी, लेकिन एसिड की ताकत इतनी नहीं थी कि शरीर को पूरी तरह नष्ट कर सके। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने दांतों के रिकॉर्ड के जरिए हिल्डेगार्ड की पहचान की, जिससे पक्के तौर पर साबित हो गया कि उसकी हत्या की गई थी। अब जब दोनों शव बरामद हो चुके थे, लुत्ज राइमस्ट्रॉम पर फिर से मुकदमा दर्ज किया गया, इस बार दोहरे हत्या के आरोप में। 11 जनवरी 1995 को उसका मुकदमा शुरू हुआ। कोर्ट में खड़े होकर भी लुत्ज ने अपने अपराध कबूलने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने सभी आरोपों को कल्पना कहकर खारिज कर दिया, लेकिन सबूतों के सामने उसकी कोई भी सफाई टिक नहीं सकी। 22 मई 1996 को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, उम्र कैद बिना जमानत के। लेकिन इतना ही नहीं, कोर्ट ने सजा के साथ पर्टिकुलरली सीरियस गिल्ट का दर्जा भी जोड़ दिया, जिससे ये पक्का हो गया कि लुत्ज को कभी भी जल्दी रिहाई नहीं मिलेगी। इसके अलावा सब्सिक्वेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन भी लगा दी गई, जिसका मतलब था कि अगर उसने अपनी पूरी सजा भी काट ली तब भी उसे रिहा नहीं किया जाएगा। अब लुत्ज की पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजरने वाली थी। झूठ का पर्दा गिर चुका था, लेकिन लुत्ज अब भी अपनी कहानियों पर अड़ा था। जैसे जैसे उसके चारों ओर गिरफ्त का दायरा सिकुड़ता गया, लुत्ज ने अपनी सफाई में एक ही बात दोहराई, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, ये सब हादसे थे। लेकिन अब कोई भी उसकी बकवास पर यकीन नहीं कर रहा था। आखिरकार एसिड बाथ मर्डरर के रूप में कुख्यात ये दरिंदा अब हमेशा के लिए जेल में रहने वाला था। जब जांचकर्ताओं ने लुत्ज के घर की गहराई से तलाशी ली तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने हर किसी के होश उड़ा दिए। एक बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर थे इंसानी दांत। कुछ दांतों पर जबरदस्ती निकाले जाने के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने बेरहमी से उखाड़ा हो। लेकिन जो सबसे डरावनी बात थी, इन दांतों की पहचान आज तक किसी से भी नहीं हो पाई। ये किसके थे, कौन थे वे लोग, क्या उन्हें भी लुत्ज ने अपना शिकार बनाया था? इन सवालों का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। आज भी पुलिस को शक है कि लुत्ज की शिकार लिस्ट कहीं लंबी हो सकती है। हो सकता है कि कुछ पीड़ित ऐसे थे जिनकी गुमशुदगी कभी दर्ज ही नहीं हुई, या फिर कुछ पीड़ित ऐसे थे जिनके अवशेष इतनी बुरी हालत में थे कि उनकी पहचान कभी हो ही नहीं सकी। दुख की बात यह है कि उसके अपराधों की पूरी सच्चाई शायद कभी सामने ना आ सके। लेकिन एक बात पूरी तरह तय है, लुत्ज राइमस्ट्रॉम अब कभी भी जेल की सलाखों के बाहर नहीं आ सकेगा। अगर लुत्ज राइमस्ट्रॉम आपका पड़ोसी होता तो क्या आपको उस पर शक होता? क्यों और क्यों नहीं, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं अगली बार फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।